के साथ श्रुति श्रीवास्तव। अब बात करेंगे मिशन 25 रणनीति को धार देने की, और यह बड़ी खबर जयपुर से है जो आपको बताते चले, जहां पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक आज होनी है और मिशन 25 को लेकर यह भाजपा की कोर कमेटी की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और यह बैठक आज ही होगी, जहां पर प्रदेश कार्यालय में समय 12:30 बजे का बताया जा रहा है जब यह बैठक आयोजित होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी इसमें विचार विमर्श करेगी। केंद्रीय नेताओं के प्रदेश दौरे पर मंथन होगा। कौन कौन सा केंद्रीय नेता इस राजस्थान के 25 लोक सीटों पर आए, प्रभाव डाले लोगों पर, जनता पर, ऐसे केंद्रीय नेताओं को इसमें एंट्री दी जाएगी। उस पर होगा मंथन। पार्टी भावी कार्यक्रमों की रणनीति बनाएगी कि कैसे कार्यक्रम होने चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि लगभग 2 से 3 महीना ही है जब लोकसभा का चुनाव होगा और इसको लेकर पार्टी अब अपनी कमर कस चुकी है। इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। जी बिल्कुल, और आज इसी सिलसिले में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री जो तीनों राजस्थान से हैं वो, इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के सीनियर लीडर बैठ करके चर्चा करेंगे कि किस तरह से मिशन 25 को फिर से हासिल किया जाए। 2014-2019 का जो इतिहास है उसको कायम रखा जाए। और अमित शाह अभी 2 दिन पहले ही पार्टी के नेताओं को कुछ जरूरी बातें बता के गए हैं, उनको भी धरातल पर लागू करने की दिशा में आज की कोर कमेटी की बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में जेपी नड्डा का दौरा होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होने वाली है और भी बहुत बड़े कार्यक्रम पार्टी हाथ में लेने जा रही है। 25 फरवरी से जनसंपर्क अभियान का आगाज करेगी पार्टी। हर घर तक कार्यकर्ता पहुंचेगा और जनता के बीच में पीएम मोदी की जो योजनाएं हैं, गारंटी है, उसका जिक्र करेगा। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि नारों के साथ में जो फायदे पहुंचाए गए हैं आम जनता तक, उनको आम जनता के बीच में चर्चा का विषय बना दिया जाए, ताकि चुनाव के वक्त बीजेपी को कहीं भी बैकफुट पर ना जाना पड़े और जिस तरह का माहौल 2014 में और 2019 में था, उसी तरह का माहौल इस बार भी 2024 में पार्टी को दिखे और विपक्षी कहीं भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ताकत के आगे, काम के आगे टिक नहीं पाए। तो इसी के मद्देनजर रणनीति बनाने में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जुट गए हैं, जो आने वाले दिनों में धरातल पर सबको नजर आती हुई दिखेगी। ठीक है बाबूलाल, कौन कौन से केंद्रीय नेताओं की एंट्री हो सकती है? जी देखिए, अब अमित शाह आके गए हैं, तो अब उनके बाद केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उनको बुलाया जा रहा है। 25 फरवरी को उनके कार्यक्रम बन रहे हैं, वो भी संगठनात्मक बैठकें लेंगे, क्लस्टर प्रभारियों की बैठकों को संबोधित करेंगे। इसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे तय हो रहे हैं और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैलियां। बाबूलाल, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जनसंपर्क अभियान बीजेपी चलाने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं, उनकी गारंटियों तक लोगों तक पहुंचाने पर इस पे कार्यक्रम होगा। 100 दिन का जो प्लान बनाया गया है उसको लेकर चर्चा होगी। तो तमाम अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और इस बैठक में कौन से और कार्यक्रम हो सकते हैं उसको लेकर चर्चा होगी। तमाम केंद्रीय चेहरे आपको राजस्थान में बीजेपी का चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिख जाएंगे। 2 दिन के दौरे पर वैसे भी राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह भी आकर गए हैं। और इस बीच दौसा से भी बड़ी खबर आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी का भी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। दौसा के राम मंदिर में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम शुरू होगा, जहां पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल होंगे। दौसा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। अभी कांग्रेस में जरूरी भी है, क्योंकि कार्यकर्ता ही हैं जो उनके इधर से उधर भाग रहे हैं। कार्यकर्ता को मजबूत करना और तभी जाके संगठन मजबूत होगा, और इसकी गंभीरता को लगभग कांग्रेस समझ रही है। जैसे कांग्रेस में बड़े दिग्गज नेता पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में सम्मिलित हो रहे हैं, तो कांग्रेस के समझ में आ रहा है कि इस बार लोकसभा सीटों को, क्योंकि पिछली बार उनके खाते में एक भी सीटें नहीं आई थी, इस बार कम से कम विधानसभा हारने के बाद कांग्रेस लोकसभा में एंट्री करने की सोच रही है। और इसीलिए कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आज से शुरू होगा, जिसमें आपको 3 बड़े चेहरे दिख जाएंगे और कार्यकर्ताओं को एकजुट करके उसमें जीत का मंत्र फूंकने की कोशिश की जाएगी। कार्यकर्ताओं को टारगेट दिए जाएंगे, काम दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं के हौसले को बढ़ाने की कोशिश आज इस बैठक में, संवाद कार्यक्रम में की जाएगी।
और इस बीच धौलपुर में भी बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस की न्याय यात्रा 25 को धौलपुर आएगी। कांग्रेस की न्याय यात्रा आपको बता दें कि शुरू हुई थी और अब धौलपुर की तरफ रुख करते हुए कांग्रेस की न्याय यात्रा पहुंचेगी। मनिया में राहुल गांधी आम सभा को संबोधित करेंगे। 25 फरवरी को धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगी यात्रा। और अभी इसके पहले जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी 25 फरवरी को राजस्थान के दौरे पर आ सकते हैं, वहीं न्याय यात्रा 25 फरवरी को एंट्री करेगी धौलपुर में, जहां आम सभा को मनिया में राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कांग्रेस यात्रा को लेकर तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ 2 दिवसीय यात्रा पर धौलपुर पहुंचे हैं। तो धौलपुर से भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा जो कि 25 फरवरी को धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। मनिया में राहुल गांधी आम सभा को संबोधित करेंगे। अब देखना यह है कि इसका प्रभाव कितना पड़ता है राजस्थान में ये इस यात्रा का, क्योंकि इसके पहले जब भारत जोड़ो यात्रा किया था तो बॉर्डर टच करके सिर्फ निकल गए थे, लेकिन अब एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं राजस्थान में। तो लोकसभा चुनाव भी है, इसकी दृष्टि से भारत न्याय यात्रा कितना महत्वपूर्ण होगा, इसका असर क्या पड़ेगा। हालांकि इसको लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट गए हैं और इस क्रम में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ 2 दिवसीय धौलपुर के यात्रा पे पहुंचे हैं। तो कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा धौलपुर पहुंचने वाली है। एक तरफ जहां बीजेपी चुनाव की तैयारियों को लेकर इतनी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, तो वहीं राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा के जरिए राजस्थान में प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे और इसी क्रम में वो धौलपुर पहुंचेंगे। धौलपुर के मनिया में राहुल गांधी की आम सभा होगी। देखना अब ये है कि ये आम सभा में राहुल गांधी बोलते क्या हैं, किन बातों पर वो विपक्ष के ऊपर कटाक्ष करते हैं, अपनी बातों को किस तरह लोगों के मन तक पहुंचाते हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, पहले धौलपुर में आएगी। तो उसी की तैयारियों को लेके जो है हम एनएसयूआई के सभी पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं नौजवानों की लड़ाई जो है राहुल जी लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं, छात्र छात्राओं की लड़ाई जो है राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। देश में आज विपरीत माहौल बना हुआ है, नफरत की राजनीति हो रही है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो आज पूरे हिंदुस्तान में जो है उनके प्रति बहुत प्रेम और सम्मान है। जब ऐसे में यात्रा राजस्थान में आ रही है तो हम राजस्थान के वासी जो है पीछे नहीं रहने वाले। उसी को लेके हम लोग जो है आज हमारे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में सभी एनएसयूआई के हमारे पदाधिकारी हैं। पदाधिकारियों से हमने चर्चा की है कि हम किस प्रकार से जो है उनके सामने जो है हमारे राजस्थान के छात्र छात्राओं की समस्याओं के जो मुद्दे हैं वो उनसे कैसे अवगत करा सकते हैं। तो कांग्रेस में रेड लाइट पर भी सीएम का काफिला रुका, इस रिपोर्ट को देखिए। आम आदमी की तरह सीएम का रूट, काफिला गुजरने के दौरान नहीं रोका ट्रैफिक, चौराहे की रेड लाइट पर भी रोकी गाड़ियां। सीएम ने खत्म कर दिया वीवीआईपी कल्चर। कहा जा सकता है कि जो सामान्य जो व्यक्ति होता है उसकी तरह जो मुख्यमंत्री का जो काफिला आप देख सकते हैं कि रेड लाइट पर यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर रुके हैं। जो सामान्य जो व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पर जो अगल बगल में जाते हैं, अक्सर ये देखने को मिला है कि किसी भी तरीके के जो वाहन है उन्हें वाहन चालकों को कोई परेशानी नहीं हो। सीएम भजनलाल शर्मा ने वीवीआईपी कल्चर को नो कह दिया है। अब वो आम आदमी की तरह ट्रैफिक में चल रहे हैं। रेड सिग्नल होने पर उनका काफिला भी चौराहे पर आम पब्लिक की तरह रुका। सीएम के इस फैसले के बाद वीआईपी मूवमेंट पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलना शुरू हो गई है। दरअसल सीएम सहित अन्य वीआईपी के मूवमेंट के समय अक्सर जाम लग जाता था। ऐसे में गंभीर मरीजों को परेशानी होती है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बुधवार को डीजीपी को फोन पर कहा कि उनके काफिले के सड़क पर चलने के दौरान ट्रैफिक को नहीं रोका जाए। डीजीपी ने सीएम से मिले आदेश पर जयपुर पुलिस कमिश्नर को जानकारी दी। इसके बाद उनके काफिले के गुजरने के दौरान ट्रैफिक को रोका नहीं गया।
सामान्य नागरिक की तरह एक बार मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो क्लार्क्स आमेर जो ये रेड लाइट है यहाँ पर रोका गया और अब फिर से ये जो काफिला है ओटीएस की ओर बढ़ रहा है। कुल मिलाकर जो आम जनता को परेशानी होती थी कि किसी भी तरीके से ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो बाधित नहीं हो, जब प्रदेश के मुखिया इस तरीके से मैसेज देने की कोशिश करेंगे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, जो मंत्री हो, उनके अंदर भी एक जो वीवीआईपी जो कल्चर होता है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर अंकुश लगेगा। और एक कहा जा सकता है कि जो सरकार में जो बैठे हुए जो व्यक्ति हैं वो भी एक समझ सकेंगे कि एक आम आदमी की क्या कुछ दिक्कत रहती है जब वो। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से सीएम की गाड़ी के चारों तरफ सिक्योरिटी वाले चलते रहेंगे। बुधवार रात सीएम जब बाड़मेर से लौटे तो जेएलएन मार्ग स्थित ओटीएस चौराहे पर लाल बत्ती पर सीएम का काफिला रुका। आम लोगों की तरह रुके मुख्यमंत्री को देखकर लोग हैरान रह गए। वहीं इस दौरान सीएम की सुरक्षा में पूरा काफिला और जाब्ता भी रेड लाइट पर रुका रहा। जयपुर में पिछले कई दिनों से वीवीआईपी विजिट बढ़ गई थी, जिसके कारण जेएलएन मार्ग और टोंक रोड सहित अन्य मार्गों पर जाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। बार बार लगने वाले जाम के चलते ही मुख्यमंत्री ने ये निर्णय किया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में खान विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्कृष्ट काम किया है। मकराना स्थित खान विभाग द्वारा जिले भर में 37 से ज्यादा कार्रवाई की गई है। विभाग द्वारा अवैध खनन की 24, खान विभाग द्वारा 24.76 करोड़ की पेनाल्टी लगाई गई है। साथ ही विभाग द्वारा लगातार आगे भी अवैध खनन, अवैध भंडारण सहित अवैध निर्गमन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा इस दौरान कार्रवाई में जेसीबी, ट्रैक्टर सहित कई वाहन भी जब्त किए गए हैं। ये राज्य सरकार द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत एक अभियान चलाए जाने का बिंदु निर्धारित किया गया था। उसके क्रम में ही शासन के आदेश से 15 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें माइनिंग, पुलिस, वन, ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मिलकर की कार्रवाइयाँ की। जिला डीडवाना कुचामन के अंतर्गत लगभग 37 कार्रवाइयाँ इसके अंदर हुई है, जिसमें से 24 अवैध खनन के विरुद्ध हुई है। उसके अंदर 8 कार्रवाइयाँ जो अवैध भंडारण की और 5 कार्रवाइयाँ अवैध निर्गमन के विरुद्ध हुई है और कुल 25 करोड़ रुपए की शास्त्रीय राशि इसमें आरोपित की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि पोखरण के सांकड़ा में पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने पोखरण जलदाय विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलकर मटकियां फोड़कर पानी की सप्लाई सुचारू करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि फरवरी का महीना चल रहा है और पानी की बहुत किल्लत है। गांव के लोग खुद के लिए और अपने पशुओं के लिए रुपए देकर पानी के टैंकर डलवाने को मजबूर हैं। ऐसे में आने वाले मौसम में पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत होगी। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के सामने प्रदर्शन कर समस्या के समाधान की मांग की है। जो हाल इस क्षेत्र के हैं वास्तव में बहुत दयनीय है। यहाँ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। हमेशा लोग जो मेरे को फ़ोन करते हैं उन सबको आज मैंने यहाँ पे सब आई, तब मैं यहाँ पे आया पीएचडी ऑफिस में, मटकियाँ फोड़ी, विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ जो पानी के लिए लोग आए हैं वो 800-1000 रुपये में टैंकर डलवाते हैं। ये स्थिति है आम जनता की। तो मैंने कहा जो आप मरु मेला चल रहा है, हम मरु मेले का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि अगर मरु मेले यहाँ हम जो आयोजन कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है कि देसी पर्यटक और विदेशी पर्यटक यहाँ के कल्चर को समझें, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें। और हम उनको क्या तस्वीर दिखा रहे हैं, जब वो आया आके देखेंगे कि यहाँ के लोग जो पानी के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं, और हम यहाँ पे मरु मेले कर रही है, हमारे लिए शोभा नहीं देता। और वहीं जिला संघ चुरू के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पराक्रम सिंह ने न्यूज़ 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत में हुआ है वो आपको सुनाते हैं। क्योंकि जिला संघ को लेकर के आपके जो चुनाव रहा है उसके बाद ही आपने फौरन एक्शन में रहे, आप कलेक्टर से भी मिले। जी, मेरी प्राथमिकता ये है कि ऐसा मार्ग छोड़ के जाऊं, मेरा कार्यकाल ऐसा कार्यकाल होना चाहिए जिसको लोग याद करें
कि उनके कार्यकाल में ये सकारात्मक बदलाव चूरू क्रिकेट संघ में हुए। अभी जैसे आपने जो अभी बताया कि मैं कलेक्टर साहिबा से मिला, बिल्कुल मिला, और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारे चूरू के अंदर अभी तक एक भी क्रिकेट ग्राउंड नहीं है जहां पे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स हो सकें। उन टूर्नामेंट्स के लिए सारी टीमों को झुंझुनू जाना पड़ता है। मैंने अपने आप को 1 साल दिया है, 1 साल के अंदर चूरू के अंदर पहले क्रिकेट ग्राउंड बनाऊंगा ताकि वहां पे सारे जिला स्तरीय नहीं राज्य स्तरीय टूर्नामेंट भी हो तो चूरू के अंदर हो। उसके बाद में मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे इन्हीं 4 साल के कार्यकाल के अंदर मैं हर तहसील के अंदर क्रिकेट ग्राउंड बनाऊं ताकि वहां पे भी बच्चे प्रैक्टिस कर सके, मैचेस खेल सके। जिले के लिए आपका विजन मैंने सुना, लेकिन जिस तरह से चुनाव को लेकर के भी एक विवाद सामने आया, कहा जा रहा है कि आरसीए में जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए शक्ति सिंह जी जो आपके यहाँ पर आए उपाध्यक्ष के तौर पर, उनका जो ऑब्जर्वरशिप है वो वैलिड नहीं बता रहे सेक्रेटरी जो है, तो इसे लेकर के कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। देखिए, बड़ा ही ये एक हास्यपूर्ण स्टेटमेंट है जो भवानी सामोता जी ने दिया। मैं तो जानता भी नहीं भवानी सामोता कौन है, मेरे को तो कल ही उनके बारे में मालूम चला। और राजस्थान का खेल परिषद हमेशा से विवादों से घिरा हुआ है। विवादों के खेल में आपको बताएंगे कि राजस्थान क्रिकेट संघ यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में इस समय ऑल इज नॉट वेल है। एक तरफ एसएमएस स्टेडियम को लेकर एमयू समाप्त हो चुका है, तो दूसरी ओर जिला संघ में हुए चुनाव पर विवाद गहरा गया है। वहीं खेल परिषद ने रजिस्ट्रार सहकारिता को लिखकर अनियमितताओं की जांच की मांग की है। ऐसे में आईपीएल आयोजन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान क्रिकेट की सियासत भी अब दिलचस्प होती जा रही है। आरसीए पर खेला हो रहा है। खेल परिषद ने रजिस्ट्रार सहायता को पत्र लिखकर आरसीए के द्वारा एमओयू की शर्तों की पालना नहीं करने और अनियमितताओं की जांच को लेकर पत्र लिखा है। माना जा रहा है कि अब सहकारिता रजिस्ट्रार इस मामले में जांच कराकर एडहॉक कमेटी के गठन कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो खेल परिषद और आरसीए के बीच स्टेडियम को लेकर एमओयू में समय लग सकता है। दरअसल एडहॉक कमेटी का गठन होगा तो फिर आरसीए में सत्ता परिवर्तन होना तय है, जिसमें समय लग सकता है और उसका असर एमओयू पर पड़ेगा। आपको बता दें कि जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के शुरू होने में मुश्किल से 1 महीना बाकी है, लेकिन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए और राजस्थान राज्य खेल परिषद के बीच एमओयू का नवीनीकरण नहीं हुआ है। दोनों संस्थाओं के बीच 22 फरवरी 2018 को एमओयू के 5 साल की अवधि समाप्त हो गई है। एमओयू के तहत आरसीए सवाई मानसिंह स्टेडियम यानी एसएमएस के क्रिकेट मैदान के साथ साथ स्टेडियम के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक का उपयोग अब नहीं कर सकता है। आरसीए और परिषद दोनों सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहे। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान गठित आरसीए की कार्यकारिणी को अब अगले एमओयू के लिए सरकार से हरी झंडी का इंतजार करना पड़ रहा है। खेल परिषद के सचिव सोहन राम चौधरी का कहना है कि एमओयू समाप्त होने के बाद सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार है। अब माना जा रहा है कि राजस्थान सरकार एक तथर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी बनाएगी और आरसीए की सत्ता में बदलाव भी कर सकती है। आरसीए के साथ एमओयू 21 फरवरी 24 तक प्रभावी था, आज समाप्त हो रहा है। आरसीए ने एमओयू को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया है। एमओयू सरकार द्वारा किया गया था, हमने उनके ज्ञापन को सरकार को भेजा है, वहाँ से भी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। जैसे भी हमें निर्देश प्राप्त होंगे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। एमओयू खत्म होने के साथ साथ दूसरी ओर राजस्थान क्रिकेट संघ के जिले में भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौर के बेटे पराक्रम राठौर की एंट्री पर भी विवाद गहरा गया है। चूरू जिला क्रिकेट संघ में अध्यक्ष बनकर आए पराक्रम सिंह राठौर के चुनाव को आरसीए के सचिव भवानी सिंह सामोता ने वैलिड करार नहीं दिया है। उनका कहना है कि वैधानिक रूप से आरसीए का सचिव ही जिला संघ चुनाव के अंदर ऑब्जर्वर नियुक्त करता है। चूरू जिला संघ में आरसीए की ओर से कानून कोई भी ऑब्जर्वर की नियुक्ति नहीं की गई है। वहीं आरसीए उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौर से बातचीत की गई और तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो ऑब्जर्वर के तौर पर चुनाव में गए थे और कानूनी रूप से उन्होंने चूरू जिला संघ के चुनाव कराए हैं, जिसमें पराक्रम सिंह अध्यक्ष बनकर निर्वाचित हुए हैं।
जिला क्रिकेट संघों ने कोविड के बाद में कई चुनाव ऐसे हुए हैं, वहां पे तो दोनों ऑब्जर्वर नहीं गए हुए, स्पोर्ट्स काउंसिल का भी कोई नहीं गया था और आरसीए का भी कोई नहीं गया था, तो उससे वो इनवैलिड वो नहीं हो जाते हैं। ठीक है, वो एक चर्चा, वो चीजें एक संवैधानिक क्या चीजें होती है उसका एक अलग अपन जो करेंगे चर्चा उस पर। बाकी जो जिला क्रिकेट संघ फेयर हैं उनके अंदर अगर आरसीए कभी भी ऑब्जर्वर आरसीए से मांगते हैं तो सबकी एक जिम्मेदारी होती है, सामूहिक जिम्मेदारी है ये, और किसी एक आदमी के व्यक्तिगत कुछ चीजों से कारणों से ये नहीं रोका जाना चाहिए। वहीं आरसीए को लेकर पराक्रम का कहना है कि आरसीए चुनाव पर वक्त आने पर फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैभव गहलोत के प्रयास नाकाफी रहे, साथ ही प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। वैभव गहलोत जी वो आरसीए के अध्यक्ष थे, बहुत कुछ किया जा सकता था। मैं ये नहीं कहता उन्होंने प्रयास नहीं किए, उन्होंने किए होंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो मन मुताबिक, उम्मीद मुताबिक नहीं है। और अब अगर नए कोई चुनाव होते हैं आरसीए के और जो भी उनके अध्यक्ष बनते हैं, उनसे मैं चूरू जिला संघ क्रिकेट संघ का अध्यक्ष होने के नाते उम्मीद करता हूं कि जो खामियां, जो कमियां रह गई हैं उनको वो दूर करेंगे। आरसीए में इस समय सियासी हलचल बढ़ी हुई है। जिला संघ के विवाद के साथ ही एमओयू खत्म होने के बाद वैभव गहलोत की कार्यकारिणी पर खतरा जरूर मंडरा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के नेतृत्व में चल रही आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी पर इस समय में संकट गहराए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के नेता जहां राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सियासत में एंट्री कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ आरसीए का एमओयू खत्म हो चला है। इस लिहाजा एसएमएस स्टेडियम अभी आरसीए के पास में नहीं है और जो क्रिकेट गतिविधियां हैं वो अब आरसीए इस स्टेडियम के बूते नहीं करा सकता है। इसका असर आगामी दिनों में होने वाले आईपीएल पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आरसीए के कार्यकारिणी पर पसोपेश की स्थिति बनी हुई है और अब सरकार के पाले में आरसीए की सियासत की गेंद है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। और रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।